थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ब प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, बिना सोचे समझे बात मत करो, बिना सोचे समझे उसे मत मेलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता था कि वो आएगा। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट, डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुडंट। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में, माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस, ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में, माजी में, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा।
مجھے معلوم تھا کہ اسے یہ نوکری مل جائے گی. I knew that he would get this job. I knew that he would get this job. One more example for better understanding. مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا. یعنی پاسٹ میں مجھے پتا تھا کہ فیوچر میں وہ آئے گا. یہ فیوچر کے پاسٹ سے ریلیٹڈ سینٹینس ہے. اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ وہ آئے گا تو پھر ہمیں would کے بجائے will یوز کرنا ہے. سو مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا. I knew that he would come. اور اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ وہ آئے گا تو پھر ہمیں ایسا کہنا ہے انگریزی زبان میں I know that he will come. ہوپ کہ یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے پتا تھا کہ تم مجھے فون نہیں کرو گے. یہ نیگیٹو فیکٹر ہے. I knew that you wouldn't call me. I knew that you wouldn't call me. wouldn't یہ would not کا شارٹ فارم ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے معلوم تھا کہ بارش ہوگی. یعنی مجھے پتا تھا پاسٹ میں کہ فیوچر میں بارش ہوگی. I knew that it would rain. I knew that it would rain. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. مجھے پتا تھا کہ وہ میچ جیتے گا. I knew that he would win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. مجھے پتا تھا کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گے. I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. مجھے معلوم تھا کہ تم اس کام کو ختم کرو گے. I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. مجھے پتا تھا کہ تم ہار نہیں مانو گے. I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. مجھے پتا تھا کہ تم نہیں آؤ گے. I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. مجھے پتا تھا کہ وہ تم سے ملے گا. I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے پتا تھا کہ تم اسے نہیں بلاؤ گے. مجھے پتا تھا کہ تم اسے نہیں بلاؤ گے. دوسرا فقرہ ہے مجھے پتا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. وہ اپنی نوکری سے تنگ آ چکی ہے. میں اس کی شکایات سے تنگ آ گیا ہوں. وہ محلے کی شور سے تنگ آ چکی ہے. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تنگ آ جانا یا اکتا جانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سیک اپ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سیک اپ اور سیک اپ کے بعد آ جایا کرے گا ناؤن یا ورب پلس آئی این جی جس کو جرنڈ یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے. اور ناؤن یا ورب پلس آئی این جی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اپنی نوکری سے تنگ آ چکی ہے. شی از سیک آف ہر جاب. شی از سیک آف ہر جاب. کتنی آسانی سے ٹرانسلیٹ ہو گیا یہ فقرہ انگریزی زبان میں اس اسٹرکچر کی مدد سے. شی یہ سبجیکٹ ہے وچ مین وہ. از یہ ہیلپنگ ورب ہے اور سیک آف مین تنگ آ جانا یا اکتا جانا. جاب مین نوکری. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اس کی شکایات سے تنگ آ گیا ہوں. آئی ایم سیک آف ہر کمپلینس. آئی ایم سیک آف ہر کمپلینس. آئی یہ سبجیکٹ ہے وچ مین میں. ایم یہ ہیلپنگ ورب ہے وچ مین ہوں. سیک آف مین تنگ آ جانا. کمپلینس مین شکایت. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہے. ہی از سیک آف ہز سیکنیس.
He is sick of his sickness. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मोहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। She is sick of the noise in the neighborhood. She is sick of the noise in the neighborhood. Neighborhood mean मोहल्ला। Next example for better understanding. वो उस लड़के से तंग आ चुकी है। He is sick of that boy. She is sick of that boy. One more example for better understanding. मैं तुमसे तंग आ गया था। ये past tense है। I was sick of you. I was sick of you. Was ये past tense का helping verb है। One more example for better understanding. मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। I am sick of this job. I am sick of this job. One more example for better understanding. वो रोज रोज चावल खाने से तंग आ चुका है। He is sick of eating rice daily. He is sick of eating rice daily. Eating ये verb plus ing है। Next example for better understanding. मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। I am sick of your doings. I am sick of your doings. Doings mean हरकतें। One more example for better understanding. वो तुम्हारी झूठी बातों से तंग आ गया है या वो तुम्हारी झूठी बहानों से तंग आ गया है। He is sick of your lame excuses. He is sick of your lame excuses. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहला फकरा है मैं इस मोबाइल से तंग आ गया हूँ और दूसरा फकरा है वो खाना बना बना कर तंग आ गई है। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में whenever I see। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। whenever I see प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन। कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस ing और वर्ब प्लस ing के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। Whenever I see he keeps on sleeping. Whenever I see he keeps on sleeping. Keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है। स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस ing है और इस फकरे में हमने अदर वर्ड यूज़ नहीं किया है इसलिए कि है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। Whenever I see you keep on playing cricket. Whenever I see you keep on playing cricket. Playing ये हमारा वर्ब प्लस ing है जिसको जर्म या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see mean जब भी देखता हूँ। She keeps on crying mean वो रोती रहती है। One more example for better understanding. जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो। Whenever I see you keep on making excuses. Whenever I see you keep on making excuses. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं।
آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فور یو، وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. جب بھی دیکھتا ہوں تم پڑھتے رہتے ہو. whenever I see you keep on studying. whenever I see you keep on studying. whenever I see mean جب بھی دیکھتا ہوں یعنی جب بھی میں دیکھتا ہوں یا جب بھی میں دیکھوں. you keep on studying تم پڑھتے رہتے ہو. جب بھی دیکھتا ہوں تم لڑتی رہتی ہو. whenever I see you keep on fighting. whenever I see you keep on fighting. One more example for better understanding. جب بھی دیکھتا ہوں وہ برتن دھوتی رہتی ہے. whenever I see she keeps on washing dishes.